चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक बच्चों सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये 3 पॉइंट आपको बच्चों डिस्टिंक्ट और कोलिनियर दे रखे हैं। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो आपको पता है 2D के अंदर बच्चों अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो मैं सबसे आसान तरीका आपको क्या बताता हूँ कि किन्हीं भी दो लाइन का स्लोप आप इक्वल रख दो। PQ का स्लोप और QR का स्लोप क्या है, इक्वल रख दो। मैं स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू बच्चों क्या रख दो, स्लोप ऑफ QR। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा बताओ, y2 माइनस y1 यानी कि 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। फटाफट हम सोल्व करेंगे अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस लैम्डा। और QR का स्लोप बच्चों, QR का स्लोप रख दो तो y2 यानी कि 6 माइनस 2 लैम्डा में से 2 लैम्डा माइनस करोगे, 2 लैम्डा ये माइनस हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1। x2 मतलब -4 माइनस लैम्डा और x1 कितना है बच्चों, माइनस में 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। अच्छा ऊपर कितना आ गया देखो, 4 लैम्डा माइनस 2 और नीचे कितना आ गया अपना 1 माइनस में 2 लैम्डा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और माइनस के 4 लैम्डा और नीचे बच्चों लैम्डा से लैम्डा कटेगा, क्या आएगा -5 आएगा। अच्छा ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे तो आपको ऐसी इक्वेशन दिखेगी। अब ये तो दोनों आपस में कट गए, बस माइनस का फर्क है तो 3 माइनस 2 लैम्डा अपॉन -5। तो बच्चों 3 माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अच्छा बस लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई ना। आप मेरे कहने पे ये काम और कर लिया करो, इस लैम्डा की वैल्यू को बच्चों यहाँ तीनों पॉइंट के अंदर पुट करके देखो, कोई भी दो पॉइंट सेम नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये कहता है क्या है, पॉइंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। लैम्डा की वैल्यू -1 को आप पुट करोगे, कोई भी दो पॉइंट सेम नहीं आएंगे, तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज कितनी आएगी बच्चों 1। एक ही बच्चों m की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल है और उसका आंसर कितना है -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, दो पॉइंट बच्चों आपको दे रखे हैं और तीसरे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। PA और PB इक्वल है और PAB का एरिया कितना है 10 है। तो हम डायग्राम बनाते हैं। देखो ये तीसरा पॉइंट बच्चों इस ट्रायंगल का A और B के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 3,4 और 5,-2 और इस ट्रायंगल का एरिया अपने को दे रखा है कितना 10 और पी ए और पी बी लेंथ क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो बस दो कंडीशन है और दो वेरिएबल है, निकाल देंगे। पी को क्या मान लो आप, एक्स को वाई मान लो। तो अपने को पता है दो वैल्यू आएगी पी की, है ना, एक ऊपर भी हो सकता है और एक बच्चों ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो हम पी ए इक्वल टू पी बी रखते हैं पहले। तो पी ए स्क्र इक्वल टू पी बी स्क्र रख दूं मैं, पी ए स्क्र इक्वल टू पी बी स्क्र रखोगे तो बच्चों क्या आएगी इक्वेशन एक्स और वाई में, एक्स माइनस 3 का होल स्क्र प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्र इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्र प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, बस ए स्क्वायर नहीं लिख रहा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा प्लस 16 और माइनस के 8y हो जाएगा और उधर बच्चों प्लस 25 और माइनस के 10y और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 और प्लस में 4y। एक्स वाई को एक तरफ कर लो -6 और ये कितना आ जाएगा अपना, ये x था, है ना, ये कितना है x है, तो प्लस के 10 तो 4 हो जाएगा, -8 माइनस के 4 माइनस के 12। अच्छा ये कितना हो गया 25, ये भी 25 कट गया, ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, 4 को मैं लेके काट दो तो x माइनस 3y इक्वल टू 1। एक्स और वाई के अंदर बच्चों एक इक्वेशन आगे, बताओ ये समझ आ गया क्या। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दे रखा है 10। अच्छा एरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हो, हाफ डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई 3 4 5 -2 और यहाँ क्या लिख दो 1 1 1 और ये एरिया आपको 10 दे रखा है। तो बच्चों डिटरमिनेंट को सोल्व करके 10 के इक्वल रख दो इसको, x इंटू क्या आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 माइनस वाई इंटू 3 -5 यानी -2 और +1 ये कितना आ जाएगा अपना -6 माइनस के 20 यानी कि माइनस के 26 और इक्वल टू बच्चों ये 10 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना हमेशा ये आंसर किस में आएगा, मोड में, क्योंकि एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए मोड लगाएंगे। तो मोड को हटाओगे तो प्लस माइनस के साइन के साथ हटा दो, +2y -26 इक्वल टू +-20। अच्छा 2 कॉमन लेके तो काट ही दो, 3x प्लस वाई माइनस के 13 इक्वल टू +-10। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 +-10। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू एक बार आप क्या लिख लो 13 + 10 23 और एक बार आप क्या लिख लो बच्चों 13 - 10 यानी कि 3। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या है सोल्व कर लो बस और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 1, x माइनस 3y इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन एक बार मैं ये लेके चल रहा हूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 23, 3x प्लस वाई इक्वल टू 23। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ नीचे वाली इक्वेशन को, ताकि दोनों इक्वेशन को ऐड करके बात बन जाए, है ना। ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ गया 10x इक्वल टू 70, x कितना आ गया 7, x को 7 बच्चों यहाँ पुट करोगे तो y2 आ जाएगा, क्या y2 आ गया, तो यानी कि
पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों 7,2। एक तो पी कितना आ गया अपना 7,2, दूसरा बच्चों ये भी आ सकता है पी, देखो क्योंकि ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, तो एक तो 7/2 भी 7,2 भी सही है। एक दूसरी वैल्यू बच्चों जो सेकंड इक्वेशन मैंने निकाली थी, ये 23 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 भी लिख सकता हूँ, और इसको 3 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से मेरे को पता है कि ऐड करूंगा मैं तो 10x इक्वल टू 10x कितना आएगा 1x आएगा, और y कितना आएगा 0, तो यानी कि p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों 1,0। तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है, ये दोनों के दोनों आपको आंसर बच्चों पता होने चाहिए किस तरह से मैंने निकाले। 28th क्वेश्चन में ये 30 60 90 का रूल देखो बच्चों बहुत काम आता है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको हमेशा पता होना चाहिए। राइट ट्रायंगल के अंदर हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया जाता है। अगर देखो 30 सबसे छोटा एंगल होता है, 60 उससे बड़ा, 90 सबसे बड़ा। 30 के सामने बच्चों मैं कहता हूँ साइड अगर मान लो x है, साइड की लेंथ कितनी है 30 के सामने x है, तो 60 के सामने कितनी होगी उसका √3 टाइम्स होगी। कितना होगी √3 टाइम्स ऑफ x। चाहे आप इसको वेरीफाई कर लो tan थीटा का फॉर्मूला लगा के, लेकिन मैं कहता हूँ हर चीज को एग्जाम में वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 30 के सामने जितनी साइड है 60 के सामने क्या होगी बच्चों उसका √3 टाइम्स, और 90 के सामने क्या होगी उसका डबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो एंगल बच्चों 30 है, मैं ये कहता हूँ ये साइड 7 है, तो बाकी दोनों साइड बताओ, तो आप कहोगे सर ये 30 है तो ये एंगल 60 हो गया है ना, 90 डिग्री राइट ट्रायंगल है ये। तो 60 के सामने जो साइड होगी वो 7 का √3 टाइम्स, और 90 के सामने क्या होगी बच्चों 7 का डबल यानी कि 14। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। इसमें क्या कहता है बच्चों, लोकस, कल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, लोकस के 4-5 क्वेश्चन। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस। अच्छा ये सर्कल आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, लेकिन आपको पता है ये है क्या, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो x² + y² क्या आ जाएगा बच्चों r² आ जाएगा। और आपको बच्चों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, और जो टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ की गई है देखो ये इंपॉर्टेंट है, एट द पॉइंट्स, मतलब टेंजेंट जो दो टेंजेंट है वो कहाँ पे ड्रॉ की गई है, एट पॉइंट्स हुज पैरामीट्रिक एंगल्स डिफर बाय π/3। बच्चों इसका मतलब समझ लो, देखो पैरामीट्रिक एंगल क्या होते हैं सर्कल के अंदर, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से समझना। पैरामीट्रिक एंगल सर्कल के अंदर क्या होते हैं, जैसे बच्चों ये पॉइंट है मान लो P, जिसके कोऑर्डिनेट है r cos थीटा r sin थीटा, तो ये जो थीटा होता है इसको पैरामीट्रिक एंगल बोलते हैं ना। थीटा को क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक एंगल बोलते हैं इस पॉइंट का। ये कौन सा एंगल होता है बताओ, जो सेंटर के साथ इस P को ज्वाइन करने से जो एंगल बनता है ये क्या होता है थीटा होता है। अच्छा अब एक तो ये पॉइंट P है, एक कोई पॉइंट बच्चों क्या है Q है, तो इन P और Q के पैरामीट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है ना बच्चों वो π/3 दे रखा है। मतलब Q जो है x एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है फिर बताओ, थीटा प्लस में 60। तो फिर ये कंप्लीट ये वाला एंगल जो ग्रीन वाला एंगल है बच्चों ये 60 हो गया। इस बात से आप एग्री करते हो क्या, ये बताओ। कभी भी अगर आपको दे रखा हो ना कि दो पॉइंट का पैरामीट्रिक एंगल में डिफरेंस अगर मान लो ये π/3 है, तो ये वाला एंगल π/3 होता है। अच्छा इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं, ये इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो ज्वाइन कर दो P और Q को। अब जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना बाहर किसी पॉइंट से, वो P और Q के ऊपर ज्वाइन कर रहे हो ना, इसी पे तो कह रखा है क्वेश्चन में कि उन दो पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिनके पैरामीट्रिक एंगल में π/3 का डिफरेंस है। तो अब आप देखना इस डायग्राम से समझ के आप अपनी नोटबुक में लिख लो ये बात। ये मान लो आउटसाइड पॉइंट बच्चों कितना है r है, तो एक बात बताओ ये जो PQ है ये क्या बन गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई, ये क्या बन गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर इन दोनों एंगल में π/3 का डिफरेंस है तो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही है बताओ 60 बना रही है ना। इसका मतलब अगर कभी भी ये लैंग्वेज दे रखी हो ना, इसका क्या मतलब होता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स 60 डिग्री एट सेंटर। मैं कोई रटवा नहीं रहा आपको, मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया, लेकिन इसका यूज मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी 60 का बनाएगी, ये मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया डायग्राम में। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो अब ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। कल हमने दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे किए थे। ये एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चों, इससे आपने क्या की दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों इसकी बनी है ना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से मतलब है हमें तो है ना, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाती है बताओ। ये सेंटर के ऊपर बच्चों एंगल बनाएगी कितना 60। ये क्या हो गया आपका O सेंटर हो गया, सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 0 0 है। ठीक है, और आपको इस पॉइंट का क्या निकालना है बच्चों लोकस निकालना है। तो इस पॉइंट को क्या मान लो h, k मान लो। तो एक बात बताओ मेरे को आप, अगर ये एंगल 60 है बच्चों तो ये पूरा एंगल कितना हो गया देखो 120, ये पूरा एंगल कितना हो गया 120। अगर ये पूरा 120 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60। और अब आपको याद आ गया कल हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, ये एंगल कितना हो गया बच्चों 60, और ये पूरा 60 था, तो ये ऊपर वाला हाफ कितना हो गया बताओ 30। तो और ये 90 डिग्री अपने को पता ही होता ही है,
टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन गई है ना। अब इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, बोलो आर। अगर ये आर है, देखो मेरी बात ध्यान से सुना, 60 के सामने बच्चों कितनी है साइड आर, तो 30 के सामने साइड कितनी होगी बताओ फिर, आर बाय रूट थ्री। 30 के सामने साइड कितनी हो जाएगी, आर बाय रूट थ्री, और 90 के सामने कितनी हो जाएगी, आर बाय रूट थ्री का डबल। ठीक है, एक बच्चा तो क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा टेन थीटा का साइन थीटा का। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 60 के सामने अगर आपको पता है तो 30 के सामने छोटी होगी, कितने से डिवाइड करोगे, रूट थ्री से, और 30 के सामने पता लगी तो 90 के सामने क्या हो जाएगी बच्चों, उसका डबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब बस मैं इस ट्रायंगल के अंदर इस, ये अपने को क्या कर लो, ओपी, ओपी की लेंथ कितनी आ गई बताओ, 2r बाय रूट थ्री आ गई ना। तो ओपी स्क्वायर कितना आ गया, क्योंकि मेरे को लोकस ही तो निकालना है। ओपी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 4r स्क्वायर बाय थ्री, और ओपी स्क्वायर आपको पता है डिस्टेंस निकाल दो इस सेंटर की, इस पी पॉइंट से, तो यानी कि एच स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, के स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 4r स्क्वायर, ये बाय थ्री आएगा ना, ये क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय थ्री आ जाएगा। और बस h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से, और 3 की इधर मल्टीप्लाई कर रखिए, और इधर क्या आ गया बच्चों, 4r स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, कोई रटना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, है ना। और एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन बच्चों में आगे और कराऊंगा जो 2026 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2026 के अंदर बच्चों आया था। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस सर्कल, इसका सेंटर कितना है बता दो आप मेरे को, सेंटर है 2,3, और रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस इसकी हो जाएगी 4 प्लस 9 माइनस 12 यानी कि 1। टेंजेंट ड्रॉ की गई है पी पॉइंट से टचिंग द सर्कल एट ए एंड बी सच दैट एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है 60, ओ सेंटर है, तो लोकस ऑफ पी बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, देखो डायग्राम मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकस निकालना होता है कौन से पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। काफी बार पेपर के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करो ना, ये आपको पता है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी, और ये सेंटर हो गया, ओ बच्चों सेंटर दे रखा है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं इसमें 2,3, और ये रेडियस है, रेडियस कितनी निकाली अभी हमने 1। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए ओ बी, देखो ये पॉइंट है ए और बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पी पॉइंट कौन सा, ये तो पी ओ ए, सेंटर है ओ, तो कौन सा एंगल हो गया बताओ आप मेरे को, पी ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, तो ये ए था क्या, ठीक है, ए ओ बी, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है बच्चों 60। अगर ये एंगल 60 है तो बताओ ये छोटा एंगल कितना हो गया 30, और वही बात ये 30 हो गया तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 60, क्योंकि ये तो 90 है ही। अब ये बिल्कुल सेम वही ट्रायंगल बन गया ना, बिल्कुल सेम बच्चों, पिछला क्वेश्चन बन गया। ये रेडियस 1 है, 60 के सामने अगर 1 है बच्चों, तो आप मेरे को बता दो 30 के सामने ये वाली साइड कितनी होगी, 1 बाय रूट थ्री, तो ये साइड कितनी हो जाएगी बोलो 2 बाय रूट थ्री, डबल हो जाएगी। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इस पॉइंट का लोकस निकालना है, इसको क्या मान लो एच के, तो आपको ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 2 बाय रूट थ्री, और ओपी स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ आप मेरे को, ओपी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों कितना 4 बाय थ्री। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन ही हो गया, उसमें क्या था बस रेडियस की जगह आर था, इसमें रेडियस की जगह कितना है 1 है, बाकी सेम कहानी वही है। सेंटर उसमें 0 0 था, इसमें 2,3 है, तो निकाल लो आंसर, h माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस k माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 4/3। सिंप्लीफाई कर लो, तो h की जगह मैं x लिख दूं सीधा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और यहाँ k की जगह क्या लिख दो y लिख दो, और माइनस के क्या आ जाएंगे 6y इक्वल टू 4/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और 13 में से 4/3 घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा 35/3 प्लस 35/3 इक्वल टू 0, और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आगे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 35/3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मैंने एक जैसे आपको करवा दिए। 30th क्वेश्चन में देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है आपको, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू। पहले आप क्या करो, देखो डायग्राम बनाओ, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या मतलब है। आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो 1,2 पॉइंट से पास होती है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों पी और क्यू पे मीट करती है, ठीक है। एंड द ट्रायंगल ओ पी क्यू इज फॉर्म्ड, ये ओरिजिन है बच्चों क्या है ओ है। इफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज लीस्ट, इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या है मिनिमम है, तो आपको इस लाइन का क्या बताना है स्लोप बताना है। क्या बताना है बच्चों स्लोप। एक बात बताओ आप मेरे को, एरिया आपको निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को मान लूं, इसको क्या मान लेता हूं एक बार ए, और इसको क्या मान लेता हूं मैं बी मान लेता हूं। आप मेरी बात समझ गए, मैंने इसको ए मान लिया, तो ये क्या आ गया बताओ a,0, और ये पॉइंट क्या आ गया 0,b, ये आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको स्लोप निकालना है इस लाइन का, है ना, और आपको एरिया क्या दे रखा है लिस्ट। तो पहले तो मैं इस लाइन का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। एरिया क्या होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको ए फंक्शन नाम दे देता हूँ, है ना। एरिया को मैंने क्या बोल दिया
ए बोल दिया, लेकिन अब मेरे को बच्चों एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो मेरे को एक वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन एरिया का फंक्शन रखना पड़ेगा। ए और बी में से एक को मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आप बताओ क्या करूं। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये वाली अप्रोच लगाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दूसरी अप्रोच बताता हूँ। एक देखो, इसमें अपने को स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट से मेरे को हिंट मिल रहा है, अगर मेरे को स्लोप निकालना है बच्चों, तो मैं इसके स्लोप को m मान लेता हूँ। स्लोप को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन l, मान लो ये लाइन l है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बोलो बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मेरे को ये p और q के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट, क्योंकि बच्चों कोऑर्डिनेट निकालूंगा तभी तो ये एरिया निकाल पाऊंगा ना इस ट्रायंगल का। तो बस p और q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलो क्या पुट करोगे, y को 0। क्यों, क्योंकि बच्चों p कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस पे। y को 0 पुट करोगे तो बताओ x की वैल्यू निकाल लोगे ना आप बच्चों। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस 2/m प्लस 1, ये आ गई। अच्छा, आप q के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो x को क्या पुट कर दो बच्चों इस इक्वेशन में, 0। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 माइनस एम। तो अब आप मेरे को बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू कितना आ गया। एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ओपी इंटू ओ क्यू। और ओपी क्या है बच्चों, ये इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, है ना। ये रहा 1 माइनस में 2/m, और ओ क्यू कितना है बच्चों, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 माइनस एम। बस ये देखो, एक वेरिएबल के अंदर आ गया ना एरिया फंक्शन। अब इसको क्या कर दो बच्चों, मैक्सिमाइज कर दो। लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करके 1 से करो, फिर माइनस 2/m से करो, तो माइनस के 4/m, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि एरिया फंक्शन क्या आ गया बच्चों, 6 माइनस एम माइनस 4/m। और अब इस एरिया को अपने को क्या करना है बच्चों, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या रूल होता है बताओ, डी ए, अपना ए जो एरिया फंक्शन है वो कितना आया, हाफ 6 माइनस के m माइनस 4/m। और इसको क्या करना है अपने को, मिनिमाइज करना है, लीस्ट करना है। तो पुट कर दो ना डेरिवेटिव इसका, डी ए बाई डी एम को बच्चों क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, -1, और माइनस माइनस प्लस 4/m² इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 4/m² इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो m की दो वैल्यू आ गई है ना, +-2 आ गई। लेकिन अब हम चेक करेंगे, वैसे तो देखो 2 इस ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पे भी सारे नेगेटिव है, तो बिना देखे आप डी ऑप्शन को टिक कर दो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर 2 भी ऑप्शन में होता तो क्या करते, सेकंड डेरिवेटिव चेक करोगे ना, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो बच्चों इसका। तो 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है ही, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, माइनस का 8/m², m³ और ये लिस्ट करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा बताओ, m को 2 पुट करने से आएगा कि -2 पुट करने से आएगा बच्चों, -2 पुट करने से, है ना। एट m इज इक्वल टू -2। तो इस लाइन का स्लोप बच्चों कितना आ गया, -2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर दिया। स्लोप आपको निकालना था, मैंने स्टार्टिंग में ही बच्चों क्या मान लिया, स्लोप मान लिया। इस एरिया फंक्शन को मिनिमाइज करने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास, आप क्या कर लो, एम जीएम से निकाल लो। एम जीएम से फिर एम और जीएम इक्वल आएंगे, तो वो कब इक्वल होते हैं बच्चों, जिन दो नंबर के ऊपर आप एम जीएम अप्लाई कर रहे हो वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल। या 3 नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो तीनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल। वो कैसे भी कर लो, आपका मन करे, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका यही है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आपको इसमें दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊंगा। पैरामीट्रिक फॉर्म बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म अगर किसी लाइन की आपको नहीं पता तो मैंने बहुत बार उसको करवाया है पीवाईक्यूज के अंदर, वो देखो बहुत ज्यादा काम आती है मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है जो इस पी पॉइंट से पास होती है और π/6 बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, है ना। और ये लाइन इस दूसरी वाली लाइन को बच्चों क्यू पॉइंट पे मीट करती है, तो पी क्यू की लेंथ निकालती है। एक बात बताओ, पी के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, अगर क्यू के कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, ये लाइन जो इक्वेशन निकल के आएगी वो इस वाली लाइन को क्यू पॉइंट पे मीट करती है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा दूं। देखो ये लाइन है बच्चों जो इस पी पॉइंट से पास होती है, और इसका स्लोप कितना है बताओ, 10 30 हो जाएगा ना, यानी कि 1/√3। और ये जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन को बच्चों क्यू पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, √3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसे कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला मेथड मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इसको मान लो क्या, L1, इक्वेशन ऑफ L1। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, √3y माइनस में 2√3 इक्वल टू एक्स माइनस में क्या हो जाएगा अपना
√3 एक तरफ ले आओ x माइनस √3y और इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के √3 आ जाएगा क्या, इक्वल टू माइनस √3। ये आ गई अपनी L1 की इक्वेशन। और L2 की इक्वेशन बच्चों, ये जो रेड वाली लाइन है L2, इसकी इक्वेशन कितनी है, √3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि x के कोफिशिएंट को मैं सेम बना सकूँ, है ना। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। और इसको भी बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं मैं, ये आ गया। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। y5 आ गया, y5 आ गया तो x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से निकाल दूं मैं। x कितना है बताओ, माइनस के √3 प्लस √3 इंटू वाई, और y को क्या लिख दो बच्चों, 5 लिख दो। तो 5 √3 में से √3 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 4 √3। तो x की वैल्यू आ गई 4 √3। तो P पॉइंट, ये जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए बताओ, x की वैल्यू 4 √3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे, Q के मैंने निकाल दिए। तो P Q आपको लेंथ निकालनी है बच्चों, P Q की डिस्टेंस निकालनी है। तो बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दो। 4 √3 में से √3 माइनस करोगे 3 √3, इसका होल स्क्वायर। और कितना आएगा बच्चों, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर। तो 27 प्लस 9 36, 36 का रूट कितना होता है 6। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन में नई बात कुछ थी नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, दोनों लाइन को आपस में सोल्व करके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, क्वेश्चन खत्म। बट मैं जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म सिखाने के लिए आपको लेके आया हूँ बच्चों। देखो मेथड नंबर 2, देखो मेथड नंबर 2 पैरामीट्रिक फॉर्म। मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक लाइन है ये L1 जो 3, √2 से पास होती है, √3, 2 से, और इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसका स्लोप है 1/√3, यानी कि स्लोप एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये मेरे को पता है। अब ये लाइन जो है ना बच्चों, किसी दूसरी लाइन को मान लो, ये दूसरी लाइन ऐसी है, मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, √3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये लाइन इस दूसरी लाइन को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और आपको Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको एक्चुअल में Q के कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, आपको P और Q की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, है ना। ये P और Q की लेंथ चाहिए। अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये लाइन है बच्चों, ये लाइन कौन सी है, L1, ठीक है। ये जो L1 लाइन है, ये कहाँ से पास होती है अपने को मतलब नहीं है। इसका स्लोप कितना है बताओ, इसका स्लोप कितना है 1/√3, या स्लोप एंगल आप कह दो कितना है सर, 30 डिग्री है ना। स्लोप एंगल कितना है 30 डिग्री। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप क्या करते हो बताओ, ये पॉइंट है बच्चों मान लो P, आपको P से लेके Q की डिस्टेंस निकालनी है। तो Q पॉइंट भी तो इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, इस लाइन के ऊपर भी तो लाई करता है L1 के ऊपर। तो अगर आपको एक लाइन है उसका स्लोप भी पता है और एक फिक्स्ड पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो उस डिस्टेंस को आप क्या मानते हो बताओ, पैरामीट्रिक फॉर्म में R मानते हो ना। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, देखो ध्यान से सुना मेरी बात, पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको R की वैल्यू दी होती थी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस के ऊपर आपको ये Q पॉइंट चाहिए। यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दे नहीं रखी, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं उस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का सबको फॉर्मूला पता है ना, ये x1 y1 होता है, ये xy होता है। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में r cos थीटा, और y की वैल्यू निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस में r साइन थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म से बच्चों आप बच नहीं सकते, मैंने आपको हमेशा बताया है, पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत काम आती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। याद रख लो, हर एक क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट होता है पैरामीट्रिक में, तो बस लगा दो। x1 की वैल्यू कितनी है बताओ, √3, और प्लस में r तो पता ही नहीं है, कोस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, तो कोस 30 कितना आ जाएगा बच्चों, √3/2, और यहाँ से y1 कितना 2, r तो है ही नहीं, साइन 30 कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। ये x और y की वैल्यू आ गई। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है, r निकालना है। तो r कहाँ से लेके आओगे, ये Q पॉइंट आ गया ना, ये Q पॉइंट आ गया अपना कितना, √3 प्लस में r √3/2 और 2 प्लस में r/2। और Q पॉइंट बच्चों कहाँ पे लाई करता है बताओ, इस लाइन के ऊपर भी तो लाई करता है। Q पॉइंट तो L2 पे भी तो लाई करता है ना। ये लाइन क्या है बच्चों, L2, इट लाइज ऑन L2। तो ये L2 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। L2 में बच्चों ये पुट कर दो, देखो L2 लाइन क्या है, √3 इंटू एक्स, r √3/2 माइनस 4y माइनस 4 इंटू y, और इक्वल टू क्या दे रखा है आपको बच्चों, माइनस का 8, है ना। ये +8 उधर जाके माइनस का 8 हो गया। बस इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा, ये 3 प्लस में 3r/2, ये माइनस के 8 और माइनस के कितने आगे बच्चों, 2r आ गए क्या, -8, -8 से -8 तो कट गया, तो 3 माइनस r/2 इक्वल टू क्या आ गया 0। r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। समझ गया आप मेरी बात, देखो कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया। इससे आपको क्या है देखो,
दो मेथड पता लग गए, पैरामीट्रिक फॉर्म की डिवीजन भी होगी और ये भी आपको पता लग गया डायग्राम बनाने से कि इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों जब एक पॉइंट की डिस्टेंस पूछी गई है दूसरे पॉइंट से तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म से भी सोल्व किया जा सकता है। अब ये तो चलो आसान क्वेश्चन था। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है वो मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। देखो अब इस क्वेश्चन को बिना पैरामीट्रिक के आप सोल्व करने की कोशिश करोगे नहीं होगा आपसे, है ना। तो पैरामीट्रिक फॉर्म सबसे मतलब कि इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है, ये तीन लाइनों को, एक दो तीन, इन तीन लाइनों को बच्चों बी सी डी पे मीट करती है और ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना। देखो क्या है, डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये लाइन है बच्चों एक, ये वाली लाइन, ये इस ए पॉइंट से पास होती है और ये ना तीन लाइनों को मीट करती है बच्चों। इन तीन लाइनों को देखो, एक मान लो ये लाइन है, एक मान लेता हूँ ये लाइन है, ये जरूर नहीं है पैरेलल पैरेलल वगैरह कुछ नहीं है, और एक मान लो बच्चों ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन होगी मान लो L1, ये लाइन होगी L2 और ये लाइन होगी L3। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इस लाइन को बच्चों B पॉइंट पे, इसको C पॉइंट पे और इसको D पॉइंट पे मीट करती है और आपको ये रिलेशन दे रखा है, इसको ध्यान से देखो आप। ये ए बी क्या है बताओ, इस ए पॉइंट की बच्चों इस बी पॉइंट से डिस्टेंस है ना। इस डिस्टेंस को मैं एक बार क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम ये वही क्वेश्चन है पीछे वाला, लेकिन ये तीन लाइनें हैं। देखो ए की डिस्टेंस मेरे को सी से भी निकालनी पड़ेगी, ए की डिस्टेंस मेरे को डी से भी निकालनी पड़ेगी, तो एक को मैं क्या मान लेता हूँ, R1 मान लेता हूँ, ठीक है। ए बी को मैंने क्या मान लिया, R1। ए से लेके सी को मैं क्या मान लेता हूँ, R2 और ए से लेके डी को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, R3। अब मेरी बात ध्यान से सुना जो मैं बता रहा हूँ आपको। ए पॉइंट तो फिक्स है, ए पॉइंट तो क्या है बच्चों, फिक्स है, और ये जो पॉइंट है बी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा इस लाइन का स्लोप देखो, आपको इक्वेशन निकालनी है बच्चों इस लाइन की, किस लाइन की बताओ, एल लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन मतलब एल। आप कहोगे कि सर इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को पॉइंट तो पता है, सिर्फ अपने को क्या चाहिए, वी नीड इट्स स्लोप। अपने को अगर इसका स्लोप पता लग गया ना बच्चों, बस बात खत्म, है ना। और स्लोप को क्या मान लो, एम मान लो। स्लोप को क्या मान लो बच्चों, एम मान लो। तो एक बात बताओ, इस लाइन का अगर स्लोप एम है, स्लोप कितना है, एम है, स्लोप को मैंने क्या मान लिया बच्चों, एम मान लिया। तो अब आप मेरे को बताओ कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आप निकाल सकते हो क्या, स्लोप एम मान लो या स्लोप एंगल को थीटा मान लो। तो स्लोप कितना होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। स्लोप कितना होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, ये होता है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, ठीक है। कैसे निकालोगे बताओ, एक्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x1, सॉरी एक मिनट। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस आर कोस थीटा। अब आर कितना है, R1 है ना, कोस थीटा, थीटा मेरे को अभी की बार पता ही नहीं। और y की वैल्यू निकालने के लिए बताओ, -4 और प्लस में क्या होता है, R1 साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा बताओ, इट लाइज ऑन लाइन L1, और L1 की इक्वेशन क्या है, x प्लस में 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की वैल्यू मतलब ये रही, और प्लस y 3y, y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू रखना -5। देखने में आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा नो डाउट, लेकिन दोबारा जब आप इस क्वेश्चन को सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। प्लस 3y, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, 3R1 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से बच्चों R1 की वैल्यू निकाल लो। R1 की वैल्यू निकालोगे तभी तो वो ए बी कहलाएगी ना। ए बी क्या है बच्चों, R1 है, तो R1 की वैल्यू निकालना क्या आएगी बताओ, कोस थीटा और प्लस में 3 साइन थीटा और इक्वल टू कितना आ गया, 15 और 17, 15 इक्वल टू 15 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा R1 की जगह चाहो तो क्या लिख दो, ए बी लिख दो। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देता हूँ। R1 की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, ए बी, और कोस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा इक्वल टू 15। तो बच्चों आपको एक बात देखो, हिंट मिल रहा है अपने को, 15 बाय ए बी लिख रखा है, ये 15 बाय ए बी, तो इस ए बी को नीचे ट्रांसफर कर दो। तो कोस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 बाय ए बी आ गई। नो डाउट ये क्वेश्चन आपको लेंथी लगेगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पैरामीट्रिक फॉर्म का बच्चों अच्छे से यूज करना आ जाएगा, ठीक है। मैंने 15 बाय ए बी की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से बच्चों में 10 बाय ए सी, अब ए सी कितना था बताओ, ए से लेके सी की लेंथ कितनी थी, R2। तो ये रहा ए पॉइंट, वही सेम क्वेश्चन में बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ चीज। सी के कोऑर्डिनेट बच्चों वही x, y है, इसका स्लोप एंगल आप स्लोप m मान लो, या स्लोप एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा हो गया। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये सी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, L2 पे, है ना, इस सेकंड वाली लाइन पे होगा। अब x की वैल्यू वही -5 प्लस में, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R2 है। अब R1 की जगह बस क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा, और y की वैल्यू -4 प्लस में R2 साइन थीटा, और ये कहाँ पे लाई करता है बच्चों, इट लाइज ऑन L2। L2 लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस
y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, -10 प्लस 2r2 कोस थीटा प्लस y, यानी कि -k4 और प्लस में r2 साइन थीटा और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। r2 कॉमन ले लो, 2 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, 4 से 4 कट गया, -10 उधर आके क्या हो जाएगा +10, तो 2 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10/r2, और r2 को मैं क्या लिख दूं बताओ, ac लिख दूं। देखो 10/ac की भी वैल्यू आ गई, क्वेश्चन में मेरे को दे रखा ना ये 10/ac, तो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पता लग गया 6/ad की वैल्यू निकाल देता हूं मैं। अब a से लेके d की डिस्टेंस को मैंने क्या माना था, r3 माना था, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा a, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए चीजें, है ना। और ये डी पॉइंट कहाँ पे है बताओ, L3 पे। ये लाइन क्या है बच्चों, L3 लाइन है। तो इसमें x और y की डायरेक्ट वैल्यू निकालने की अब जरूरत तो नहीं है, मैं देखो लिख देता हूँ फिर भी, -5 प्लस में क्या आएगा बच्चों r3 कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस में r3 साइन थीटा। और ये कहाँ पे लाई करता है बताओ, L3 पे। L3 क्या है, x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों 5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ, सीधा लिख दूं, -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में r3 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में r3 साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 5 दे रखी है। तो ये बताओ r3 कॉमन लोगे तो कोस माइनस साइन कितना आ गया बच्चों 6, तो कोस माइनस साइन की वैल्यू कितनी आ गई 6/r3, और r3 को चाहो तो आप क्या लिख दो AD लिख दो, ठीक है। मैंने तीनों वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है बच्चों उसके अंदर पुट कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ मैं सीधा लिख दूं क्या, ये क्या है देखो 15/AB का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा कोस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन खत्म। और फिर 10/AC का होल स्क्वायर, ये रहा बच्चों 10/AC, 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू बच्चों 6/AD का होल स्क्वायर, ये रहा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका बस स्क्वायर खोल के टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि स्लोप क्या होता है टेन थीटा ही होता है। स्क्वायर खोले ए स्क्वायर, देखो या तो आप सीधा स्क्वायर खोल दो, या कोस थीटा से क्या कर दो बच्चों इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो नहीं तो इक्वेशन में दो वेरिएबल आएंगे साइन और कोस, और कोस से अगर आप डिवाइड कर दोगे ना सारे को तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो या तो आप क्या कर दो कोस से डिवाइड कर दो पहले ही, या इक्वेशन बना लो फिर बाद में कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं कोस से डिवाइड कर दूं अंदर, मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 साइन थीटा बाय कोस थीटा, ताकि 10 आ जाए डायरेक्ट ही, है ना। डायरेक्ट में 10 की फॉर्म में बच्चों आंसर लेके आना चाहता हूँ, प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, और कोस माइनस साइन अपॉन 2 कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ जाएगा कोस बाय कोस 1, और साइन बाय कोस क्या हो गया बच्चों 10, और ये भी क्या आ जाएगा 2 प्लस में 10 थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस में 10 थीटा का होल स्क्वायर। देखो पूरी इक्वेशन अब 10 थीटा के अंदर बनेगी, और 10 थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्योंकि स्लोप क्या होता है बच्चों 10 थीटा ही होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 2 इंटू 3 10 थीटा, इसका भी स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4 10 थीटा आ जाएगा, और इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या आ गया बच्चों 2 10 थीटा। अब आप क्या कर लो इसको सिंप्लीफाई करके 10 थीटा की वैल्यू निकाल लो, 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और प्लस ये तो कट ही गया है ना, तो ये क्या आ गया बच्चों 9 10 स्क्वायर थीटा आ गया। 10 थीटा के देखो 6 ये रहा, 6 और 4 10, 10 और 2 ये इधर आके प्लस होएगा, तो बच्चों कितना आ गया 12 10 थीटा आ गया। और कांस्टेंट टर्म देखो 1 और 4 5, 1 से 1 तो कट गया है ना, बस क्या बच गया 4 बच गया। तो इसके चाहे फैक्टर बना लो, 9 4 जा 36, 6 और 6, ये आपको ये दिख रहा है ये 3 10 थीटा प्लस में 4 प्लस 2 का क्या है बच्चों ये होल स्क्वायर है। तो यानी कि 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -2/3 आ गई, समझ गए। 10 थीटा क्या होता है बच्चों स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई -2/3। तो m क्या होता है आपका 10 थीटा, और उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी -2/3। तो इक्वेशन निकाल दो लाइन L की, क्योंकि अपने को सिर्फ किस चीज की जरूरत थी बताओ स्लोप की, स्लोप मैंने निकाल दिया मेहनत करके, ठीक है। इक्वेशन और ये पॉइंट तो आपको दे ही रखा है, तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। 3 से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस में 12 और माइनस के 2x माइनस के 10, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जब सोल्व करोगे ना, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, सारे के सारे मेथड भी आपको पता लग जाएंगे, और कॉन्सेप्ट कहाँ क्वेश्चन के अंदर किस तरह से यूज करना है ये भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा।
मुश्किल क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। देखो यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि सेंट्रोइड जो होती है वो इस ओसी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। ये ऑर्थो सेंटर होता है, ये क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी सेंट्रोइड होता है, ट्रायंगल में सेंट्रोइड है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। अगर ये पूरी लेंथ मान लो 9 है तो ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी 6, ये कितनी होगी 3, मतलब 2:1 में डिवाइड करता है। जो दो पार्ट होते हैं बच्चों वो वर्टेक्स की तरफ वाले होते हैं, मतलब ये 2 है और ये जो पार्ट है बच्चों ये एक पार्ट है ना। बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि 2:1 ये 2 है कि ये 2 है। 2 जो पार्ट्स होते हैं वो वर्टेक्स साइड पे होते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दी बात। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल में आपको बच्चों ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सर्कम सेंटर दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है। तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द साइड अपोजिट टू ए। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या मतलब है। देखो जैसे ही डायग्राम बनाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए के वर्टेक्स दे रखे हैं और ए के जो ओपोजिट में साइड है वो कौन है, बीसी। आपको ए के ओपोजिट में जो साइड है बीसी उसके मिड पॉइंट निकालने हैं। मतलब ये डी को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, मिड पॉइंट मान लेता हूं बीसी का, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आपको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, यही तो निकालना है। एक बात बताओ, अगर डी बच्चों मिड पॉइंट है तो एडी क्या होगी, मीडियन होगी ना। एडी क्या होगी, मीडियन होगी। अब बस आप मेरे को ये बता दो, अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट तो पता है, अगर आप इस ट्रायंगल में सेंट्रोइड निकाल लो, सुनना मेरी बात, अगर आप सेंट्रोइड निकाल लो, ये रेशियो भी आपको पता है, ये 2:1 होता है, और सेक्शन फॉर्मूला से फिर डी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, है ना। तो अपना जो टारगेट है इस क्वेश्चन में बच्चों वो लिखा करो पहले। अपना टारगेट क्या है बच्चों, टू फाइंड सेंट्रोइड जी। अगर जी के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए तो ये पूरा क्वेश्चन बच्चों 10th क्लास का बन जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, सर्कम सेंटर दे रखा है और ऑर्थो सेंटर बच्चों दोनों दे रखे हैं, तो ये ऑर्थो सेंटर होता है। इसके कोऑर्डिनेट कितने बताओ, 11/3, 4/3। और ये क्या है बताओ, ये अपना सर्कम सेंटर है, यानी कि सर्कम सेंटर को सी लिख दूं, माइनस के 1/3 और 2/3। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको 2:1 में। तो जी की वैल्यू निकाल दूं मैं सीधी, 2:1, 2 इंटू -1/3 यानी कि माइनस के 2/3 प्लस 1 इंटू 11/3, और नीचे कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा ये 2 की मल्टीप्लाई 2/3 से करो, 1 की 4/3 से करो, और नीचे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3/3 यानी कि 1, और ये 8/3 यानी 8/9। ये सेंट्रोइड के बच्चों के आगे कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप मेरे को ये बता दो, ये सेंट्रोइड जो है 1 8/9, ये एडी को, ए कितना है 1, 10, और डी के बच्चों कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दूंगा। एक्स क्या होता है बताओ, आप मेरे को ये बता दो, 1 क्या होता है, पहले आप मेरे को बस ये 1 बता दो। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं 10th क्लास का। ये 1 के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हो, 2 की मल्टीप्लाई करते हो बच्चों एक्स से, और 1 की मल्टीप्लाई करते हो 1 से, इस 1 से, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आई थिंक यहाँ से 1 आ जाएगी क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही बताओ इस 8/9 y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालते थे, 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। ये 3 से कैंसिल कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ गया बताओ, 6y प्लस 30 इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, माइनस के 22/6 यानी कि माइनस के 11/3 आ गई। तो माइनस के 11/3, तो बस यही अपने को निकालना था। तो आंसर कितना आ गया बता दो आप मेरे को। आंसर आ गया अपना डी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, और वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों -11/3। 1, -11/3 देख लो ऑप्शन में है क्या, 1, -11/3। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। यूलर लाइन का कैसे यूज करते हैं, मीडियन का कैसे यूज करते हैं, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है उसका कैसे यूज करते हैं ना। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा सोल्व करो जिससे सारे के सारे फॉर्मूले भी आपके क्लियर हो जाए और कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना, तब जाके बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये दो लाइन बच्चों परपेंडिकुलर है टू दी कॉमन लाइन, टू ए कॉमन लाइन। इसका मतलब ये मान लो लाइन है ना? ये जो L1 लाइन है ये भी इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो L2 लाइन है बच्चों ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, और इस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, L2। ये दोनों लाइन एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप मेरे को ये बता दो फिर ये L1 और L2 क्या हो गया आपस में, पैरेलल होगी ना ये, क्योंकि दोनों एंगल बच्चों 90 है, तो कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं बताओ, इक्वल होते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू बच्चों स्लोप ऑफ लाइन L2। इस लाइन का स्लोप बता दो आप मेरे को क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो सीधा लिख दूं p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, और ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना। और L2 का स्लोप बता दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये क्या आ जाएगा अपना, ठीक है सही लिखा है ना मैंने। तो इसमें क्या आएगा, पी स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस में 1। इसको सोल्व करके पी की वैल्यू निकाल दो। तो देखो पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक पावर तो कट गई पी स्क्वायर प्लस 1 की, है ना, ये आ गया। अच्छा पी स्क्वायर प्लस 1 तो काट दो क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 1 जीरो तो हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये काट दो। तो p की वैल्यू सिर्फ कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये कहता है 4, ये कितने पॉइंट के लिए ट्रू है, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p। सिर्फ बच्चों p की कितनी वैल्यू आएगी बताओ, एक ही वैल्यू आएगी, p की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये चीज क्या है, ट्रू है। आसानी से आंसर आ गया। उसके बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ओ पी क्यू ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है। डायग्राम बना लो, ओ पी क्यू, ओ ओरिजिन, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लो 3,4 और क्यू के कोऑर्डिनेट है बच्चों 6,0। द पॉइंट आर इनसाइड द ट्रायंगल दिस इज सच दैट, आप कहते हैं एक पॉइंट आर लो इसके अंदर, वो इस तरह से है कि ओपीआर पीक्यूआर और ओक्यूआर का एरिया इक्वल है। तो अब आप समझ गए कि ये जो आर पॉइंट है इसके बीच में ये कौन होगा। ये आर पॉइंट कहता है ऐसा है कि इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम है। इसका मतलब आर क्या होना चाहिए बच्चों, सेंट्रोइड। समझ गए, वो सेंट्रोइड होता है क्योंकि सेंट्रोइड ही तो पूरी ट्रायंगल को तीन ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करती है, जिन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल। ये बात बहुत बार हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सेंट्रोइड। और आर के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो मतलब सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बच्चों अपने को बनना नहीं है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने आते हैं। तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो 9/3 कितना हो गया 3 और 4/3, 3,4/3 ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। 36 क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए लाइन स्ट्रेट लाइन एल थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब कि वही बात है, हम इसका डायग्राम बना देते हैं। देखो रफ एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास भी हो रही है 3,-2 से। 3,-2 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ होगा, और 60 डिग्री का बच्चों ये क्या है, एंगल बना रही है। तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ मैं, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो इसका इस लाइन की इक्वेशन मेरे को पता लगी, समझ लो, है ना। पॉइंट भी दे रखा है, स्लोप भी दे रखा है। अब ये लाइन कहता है एल, ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, और ये बच्चों इस लाइन, अच्छा सॉरी ये 60 डिग्री ये नहीं है, मैंने गलत डायग्राम पढ़ लिया। ये कहता है 60 डिग्री का एंगल बनाती है इस लाइन के साथ, है ना। और एल एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, तो एल की इक्वेशन बताओ क्या हो सकती है। तो देखो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, एल की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो आपको दे रखा है, मुझे स्लोप की जरूरत है ना। मुझे किस चीज की जरूरत है बच्चों, स्लोप की। मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो ये लाइन है, मान लो क्या एल, ये लाइन क्या है एल, और ये कोई दूसरी लाइन है बच्चों, इसके साथ ये लाइन है, मान लो ये एल मान लो, और इसको क्या मान लो, L1 मान लो। L1 की इक्वेशन क्या है, √3x + y = 1। ये इसके साथ बच्चों कहते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। तो एक बात बताओ, अगर इस एल लाइन का स्लोप निकल गया तो बात बन जाएगी ना। स्लोप के ऊपर सारी कहानी है ना। इस स्लोप को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। इसका स्लोप क्या आ गया, m आ गया। तो फिर दो लाइनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपको पता है ना, tan θ = m1 - m2/1 + m1 × m2। अगर आपने इस एल लाइन का बच्चों स्लोप निकल गया तो ये क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि एल लाइन पास होती थी कहां से, 3,-2 से, और स्लोप आप निकाल ही लोगे तो बस इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन ही आपसे पूछी गई है, ये क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, 60 डिग्री। दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। m1 - m2, इस लाइन का स्लोप तो पता ही है ना बच्चों, इस लाइन का स्लोप तो कितना है बताओ, m1 बोल दो इसको, कितना है -√3। और अपना स्लोप कितना है बताओ, m, अपना स्लोप क्या मान लो, m मान लो, और 1 + m1 यानी कि m × m2, ये आ गया। अच्छा ये √3 होता है, और मोड के अंदर से बच्चों इस माइनस के साइन को खत्म कर दूं क्या, और 1 माइनस में m √3, और मोड आप खोलते हो तो आपको पता है बच्चों प्लस माइनस का साइन आएगा, है ना। m + √3/1 - m √3 की वैल्यू क्या लोगे, एक बार √3 लोगे, और एक बार इस वैल्यू को बच्चों क्या लोगे आप, एक बार इस वैल्यू को -√3 लेना, ठीक है। तो √3 लेना, तो m + √3 = √3 माइनस में 3m, √3 से √3 कट गया तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई, है ना। m की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा -√3 लो, तो m + √3 = -√3 और प्लस में 3m, तो ये कितना आ गया बच्चों बताओ, √3 और √3 2√3 = 2m, तो m की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो अब है ना, मैं आपको देखो दोनों तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ। m की वैल्यू एक बार मैं आपको 0 लेके दिखाता हूँ और एक बार √3। तो बताओ इस लाइन का पासिंग पॉइंट तो क्या है अपने पास, 3,-2 है ना। एल लाइन की इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, और स्लोप को मैं आपको दो लेके दिखाता हूँ। देखो एक तो m 0 और एक m की वैल्यू कितनी आई अपनी, √3। m को 0 लोगे तो बताओ इक्वेशन क्या आएगी एल की, y - y1 = m × x -
x1, तो y इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या आ गई बच्चों -2, और y इक्वल टू -2 लाइन कैसी होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, मतलब कि ऐसी y इक्वल टू -2। तो एक बात बताओ, जो लाइन बच्चों x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ये L लाइन x एक्सिस को कट करती थी, तो फिर उस लाइन का स्लोप जीरो कैसे हो सकता है? स्लोप जीरो किसका होता है? या तो खुद x एक्सिस का या x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का। तो मतलब मैं यहीं से रिजेक्ट कर सकता था कि m की वैल्यू को बच्चों जीरो अपने को नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, बट हमें L की इक्वेशन चाहिए जो x एक्सिस को कट करती है। लेकिन मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये लाइन तो क्या होगी, रिजेक्ट। तो m को क्या लेंगे, √3 लेंगे। तो बस इक्वेशन निकाल दो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यही अपने क्वेश्चन का बच्चों क्या है, आंसर है √3x माइनस 2√3। एक तरफ कर लो, √3x माइनस के क्या आ जाएंगे y, और इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस में 2√3, चाहो तो 2 इसमें से कॉमन ले लो, 1 प्लस √3। तो √3x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस 2√3। देख लो आंसर दे रखा है क्या, कौन सा ऑप्शन है बच्चों? कुछ दे रखा है अपने को, √3x माइनस वाई, √3x माइनस वाई, ये तो नहीं है दोनों में से, है ना। तो इसमें से मैं कुछ देखने की कोशिश करूं, देखना एक बार कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि ऑप्शन भी तो मैच करवाना है अपने को। √3x माइनस वाई, पॉइंट क्या था, 3 कोमा -2 था क्या, y प्लस 2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती पता है कहाँ पे कर दी, रियली सॉरी बच्चों, ये जो पॉइंट है अपना, पॉइंट को मैंने गलत पुट कर दिया ना। ये जो पॉइंट है 3 कोमा -2, तो यहाँ पे मेरे को 3 पुट करना चाहिए था, x माइनस 3 होगा, तो √3x माइनस में कितना आएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3√3, तो √3x माइनस में y, और माइनस के 3√3, और -2 इक्वल टू 0, या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले रखा है इसने, बस माइनस कॉमन लेके इन दोनों को क्या बना रखा है बच्चों, पॉजिटिव बना रखा है। अब देख लो ये ऑप्शन, y माइनस √3x, y माइनस √3x प्लस 2 प्लस 3√3, प्लस 2 प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, बस दो लाइनों के बीच का आपको बच्चों एंगल दे रखा है, एक लाइन का स्लोप आपको पता है, दूसरी लाइन का स्लोप हमने निकाल दिया, ठीक है। स्लोप निकल गया, पॉइंट दे रखा है, उससे हम क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। देखो कंकरेंट लाइन के बारे में बच्चों आप सबको पता है, कंकरेंट लाइन में क्या होता है कि तीनों लाइन में जो कोफिशिएंट है एक्स वाई का और कांस्टेंट टर्म का, उनका डिटरमिनेंट निकाल दो और वो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। लेकिन बच्चों जो इस क्वेश्चन से मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, अगर पहले आपने नहीं सीखी तो। सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। तो 1 1 -1, और m-1 एम स्क्र -7, और -5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों m-2, और ये आ जाएगा अपना 2m-5, और कांस्टेंट टर्म तो इसमें क्या है अपनी जीरो ही है। इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, जीरो, यहाँ से क्या निकाल दो, m निकाल दो, ठीक है। तो देखो या तो डायरेक्ट m निकाल दो यहाँ से, या मैं एक वैल्यू को क्या है जीरो भी बना सकता हूँ, एक को क्या मैं दो को भी जीरो बना सकता हूँ। कैसे, C2 को चेंज कर दो, C2 माइनस C1, वो आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो, है ना। और C3 को चेंज कर लो बच्चों, क्या C3 प्लस में C1 कर दूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, C1 तो सेम रखो ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, है ना। C2 माइनस C1 करोगे तो ये क्या आ गया, जीरो। अच्छा ये कितना आएगा, इसमें से घटाओगे तो m² माइनस m माइनस के 6, और इसमें से ये माइनस करोगे तो बच्चों m-3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 0 माइनस के 5 प्लस m-1, और ये कितना आ जाएगा m-2 इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1, एक ही टर्म सोल्व करनी पड़ेगी, है ना। दिस माइनस दिस, तो ये कितना आएगा बच्चों m² माइनस m-6 इंटू m-2, और बीच में माइनस का साइन लगाओ, m-3, और इंटू ये कितना है m-6 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसके फैक्टर बना ले, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ, m-3 और इंटू m-2 बन के क्या m+2, है ना, m+2, और m-2, और माइनस क्या बन गया m-3 इंटू m-6। आई थिंक दोनों में से आप m-3 कॉमन ले लो, ये क्या बन गया बताओ, m² -4 बन गया क्या, और माइनस m-6 बन गया। मेरे को तो m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू एक तो बच्चों कितनी आ गई 3, और यहाँ से देखना m² -4 माइनस m+6, तो m² माइनस m+2 इक्वल टू 0। इसके रूट तो बच्चों आप निकालोगे तो d देखो ना, d क्या आ गया, b² -4 इंटू a इंटू सी, तो नेगेटिव आ गया, और d नेगेटिव आ गया, तो मतलब यहाँ से तो कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो m की वैल्यू मेरे को एक दिख रही है, m की वैल्यू सिर्फ कितनी दिख रही है बच्चों, 3, m की वैल्यू 3 दिख रही है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, ये इस पे ट्रस्ट मत करना कभी भी, डू नॉट ट्रस्ट इट,
ठीक है, मेरी बात ये लिख लो कि जो m की वैल्यू आई उस पर ट्रस्ट मत करना। इसका रीजन बताता हूँ। देखो, जब भी लाइन बच्चों कंकरेंट होती है तो डिटर्मिनेंट तो पक्का जीरो होगा। मैंने क्या कहा, देखो मेरी बात को समझो, सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी तीन लाइन कंकरेंट होती है तो उनका डिटर्मिनेंट तो 100% जीरो होगा ही होगा। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो है तो तीन लाइन कंकरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तीन लाइन कंकरेंट है तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो तीन लाइन कंकरेंट है, ये बात पक्का नहीं कह सकते। कैसे, देखो मैं तीन लाइन की इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, आप खुद ही बता दोगे कि यस सर ये सही है। एक्स प्लस वाई, मैं चलो दो वेरिएबल के अंदर ही आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, और मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ 1 1 3 2 2 6 4 4 12, क्या ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा? क्योंकि बच्चों फर्स्ट रो इसमें से दो कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या ये तीनों लाइन कंकरेंट है? आप कहोगे सर ये तो तीनों एक ही लाइन है। ये क्या है बच्चों, सेम लाइन को तो रिप्रेजेंट करती है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो मैंने यही कहा आपको कि डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है बच्चों तीन लाइनों की हेल्प से, तो जरूरी नहीं है कि वो तीन लाइन कंकरेंट होगी। वो तीनों की तीनों लाइन में से कोई भी दो लाइन अगर बच्चों पैरेलल भी होगी, देखो ये तीनों लाइन तो क्या है बताओ, कोइंसिडेंट है ना, ये तीनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट। या फिर दो लाइन बच्चों क्या हो सकती थी, पैरेलल भी तो हो सकती थी। पैरेलल होगी तब भी उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि नो सॉल्यूशन में भी तो डिटरमिनेंट जीरो आता है। तो इसका मतलब जो आपकी ये m की वैल्यू आई है ना, इस m की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे आप क्या करना, पुट करके देखना। यहाँ पुट करना, m को 3 पुट करो तो 3 में 7 गया 2, तो ये आ गई 2x। 9 9 में से 7 गया 2 प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया ना। अब m को 3 यहाँ पुट करके देखो, ये कितना आ गया x, 3 2 जा 6, 6 में से 5 गया y, और इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब आप ये देख लो, क्या इन तीनों में से कोई दो लाइन पैरेलल है क्या? इन तीनों में से बच्चों कोई दो लाइन पैरेलल है? बताओ, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन बताओ क्या पैरेलल नहीं है क्या? क्योंकि दोनों के स्लोप क्या है, देखो सेम, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। एक बात बताओ, x पहली लाइन तो कहती है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये लाइन कहती है x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये लाइन तो बच्चों क्या है 2x प्लस में 2y। ये तो तीनों लाइन ही बच्चों क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तीनों की तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कंकरेंट लाइन चाहिए। तो फिर बताओ, दो लाइन अगर पैरेलल है बच्चों तो तीनों कंकरेंट तो हो ही नहीं सकती ना। तीन अगर लाइन कंकरेंट है बच्चों तो उनमें से कोई भी दो लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकती, 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस मैंने यही कहा आपको कि जब भी कंकरेंट लाइन का क्वेश्चन आएगा, जो डिटरमिनेंट को जीरो पुट करके वैल्यू आई है बच्चों उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट ना करके उस वैल्यू को बच्चों आप क्या पुट करके देखोगे, तीनों इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना। अगर पुट करने से कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल बन गई तो उसको रिजेक्ट कर देना, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बच्चों, नो सच वैल्यू या नो रियल वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, है ना, नो रियल वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, तो आंसर क्या होता है, जीरो। कोई भी m की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिससे ये तीनों लाइन क्या हो जाए बच्चों, कंकरेंट हो जाए। क्वेश्चन अच्छा था। मैं इस सीरीज के अंदर बच्चों आपको वही तो क्वेश्चन कराऊंगा कि जो देखने में आपको आसान लगेंगे लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें कहता है ये जो पॉइंट है ना, ये फोल्ड इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइनें आपको पता है बच्चों कैसी होती है। पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू एक्स बाई टू सेंटर से ओरिजिन से पास होती है, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू एक्स बाई टू। ये y इक्वल टू 3x, कुछ ऐसी लाइन हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो P पॉइंट है ना, ये इन दोनों लाइन जो एंगल बनाती है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, ये इसके बीच में है। तो ये P पॉइंट बच्चों यहाँ पे है। तो एक बात बताओ, मैंने सीधा सीधा आपको रूल क्या समझा रखा है, अगर कोई पॉइंट दो लाइनों के बीच में होता है ना, दो लाइनों के क्या होता है, बीच में, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डालोगे और इस इक्वेशन में डालोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑपोजिट साइन का आएगा। तो मतलब ये लाइन मान लो आप बच्चों L1 और ये लाइन मान लो L2, तो एक बार L1 के अंदर P पॉइंट डालो और एक बार L2 के अंदर P पॉइंट डालो, दोनों का साइन ऑपोजिट आएगा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों, लेस देन जीरो। तो बस इस पॉइंट को बच्चों आप फर्स्ट लाइन के अंदर डालो। अच्छा, लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हो, y देखो 2y इक्वल टू x, तो x माइनस पहले x और फिर y, है ना, x माइनस 2y, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इन दोनों के अंदर बच्चों पॉइंट को डाल दो a और a स्क्वायर को। तो बताओ x की जगह क्या डालोगे, a, और y की जगह क्या डालोगे, a स्क्वायर, और यहाँ पे भी x की जगह क्या डालोगे, a, और y की जगह a स्क्वायर। ये प्रोडक्ट लेस देन जीरो कर दो, तो a कॉमन ले लो, 1 माइनस में 2a, a कॉमन ले लो, 3 माइनस में a, तो बच्चों a इंटू ए तो क्या हो गया, a स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ऐसे।
अब बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है बच्चों? ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। एक ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे नेगेटिव हो सकती है? तो मतलब यही चीज नेगेटिव होनी पड़ेगी, 2a-1 इंटू a-3। और ये तो वे भी कर्व से आपको पता है बच्चों, नेगेटिव है तो ए कहाँ पे लाई करेगा? इन बिटवीन द रूट्स। तो 1/2 से लेके 3, 1/2 से लेके 3 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इफ दिस पॉइंट लाइज बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस देन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है, ये L1 लाइन होगी, ये L2 लाइन होगी, ये पॉइंट क्या हो गया P। तो L1 की वैल्यू P पे निकालो और L1 की वैल्यू बच्चों किस पे निकालो? L2 की वैल्यू P पे निकालो। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव रख दे तो बताओ ये क्या आएगा? a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ पे पुट करोगे बच्चों x को a और y को क्या पुट करोगे? ए स्क्वायर माइनस 3 लेस देन क्या आ जाएगी? 0। तो बस इसके फैक्टर बना लो। इसके बच्चों क्या है? फैक्टर बना लो, है ना। इसके फैक्टर 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 लेस देन 0। तो ये क्या आएगा? a प्लस 2 और a माइनस 1 आ गया क्या इसके फैक्टर? और इसमें बच्चों 4a को क्या लिख दो आप? 6a माइनस 2a लिख दो। मैं इसके अलग से फैक्टर बना दूं। 2a इसमें से कॉमन लोगे तो बच्चों 2a प्लस में 3 और माइनस 1 कॉमन लोगे 2a प्लस में 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन देखो, a प्लस 2 a माइनस 1 और क्या आ गया? 2a प्लस 3 और 2a माइनस 1 लेस देन 0। वे भी करो से बच्चों इसको क्या कर लो? सोल्व कर लो। देखो वैल्यू क्या क्या आएगी? एक तो -2 आएगी, यहाँ से बच्चों माइनस के 3/2 आएगी, यहाँ से आएगी 1/2 और यहाँ से क्या आएगी? 1। अपने को क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा साइन चाहिए बताओ? नेगेटिव साइन चाहिए। नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो ए की रेंज क्या आएगी बताओ? ए बिलोंग्स टू -2 से लेके -3/2 यूनियन 1/2 से लेके 1/2 से लेके 1। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, 38 39 दोनों का आंसर क्या है बच्चों? बिल्कुल एक जैसे पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें ये 3 लाइन क्या है बच्चों? कंकरेंट है। आपको लेमडा का सेट निकालना है, लेमडा किस सेट से बिलोंग करेगा, मतलब लेमडा की रेंज निकालनी है कुल मिला के, है ना। तो पुट कर दो वही डिटरमिनेंट को, क्या बच्चों? 0। डिटरमिनेंट को 0 पुट करो, क्या आएगा बताओ? ये इसको नेक्स्ट पेज पे कर दूं मैं। तो ये x का कोफिशिएंट लैम्डा, y का कोफिशिएंट बच्चों क्या है? साइन अल्फा, और ये क्या है? कोस अल्फा। और ये कितना है बच्चों? 1 और ये -1। और यहाँ लिख दो आप कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा इक्वल टू क्या है बच्चों? ये 0 रख दूं। अच्छा अब या तो इसको क्या कर दो बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, या आप क्या कर लो? इन दोनों को ऐड कर लो क्या? फर्स्ट और सेकंड रो को। चलो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेमडा इनटू क्या आएगा बताओ? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस के साइन अल्फा इनटू क्या आएगा बताओ? माइनस कोस अल्फा और प्लस में साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा इनटू बच्चों क्या आ जाएगा? साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा। और यहाँ से बस आप लेमडा की रेंज निकालना चाहते हो ना, तो लेमडा की वैल्यू निकालो। अच्छा इसको तो एक बार मैं सेम लिख दूं, या कोस टू अल्फा लिख दूं इसको। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कोस टू थीटा होता है ना। कोस टू अल्फा लिख दो। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों? कोस स्क्वायर अल्फा। ये क्या आ गया? कोस स्क्वायर अल्फा आ गया इक्वल टू 0। तो लेमडा इंटू कोस टू अल्फा, और ये क्या आ गया बच्चों? ये दोनों चीज को ऐड करोगे तो 2 इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा ना, ट्वाइस। और ये देखो इसमें से अगर मैं इसको भी लिख दूं कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दो? ये तो साइन टू अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया वापस से बच्चों? कोस टू अल्फा हो गया। तो अपने को तो किसकी वैल्यू निकालनी है? लेमडा की वैल्यू निकालनी है ना। लेमडा के साथ ये था क्या अपना? लेमडा इंटू कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली फिर? प्लस दिस और प्लस दिस। ठीक है। तो लेमडा इंटू कोस टू अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों बताओ? इसको दोनों को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस के साइन टू अल्फा और माइनस में कोस टू अल्फा। ये आ गई क्या? या कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं करी मैंने, देखना। इक्वेशन में x का कोफिशिएंट लैम्डा और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, y का कोफिशिएंट साइन कोस और साइन, और ये कांस्टेंट टर्म कोस साइन और माइनस कोस, और इस डिटरमिनेंट को मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों? 0। डिटरमिनेंट को 0 पुट किया तो क्या आ गया? माइनस ये माइनस कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, है ना। ये सॉरी, ये रियली सॉरी बच्चों, इस चीज़ के लिए ये माइनस कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा?
-1 हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। इसका कोफिशिएंट -1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा। लेकिन अपने को तो क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बताओ, आपको पता है ना, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, एक के आगे नेगेटिव साइन और एक के आगे बच्चों क्या है, पॉजिटिव साइन। तो लैम्डा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई बताओ, -√2 से लेके +√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -√2 से +√2। अच्छा क्वेश्चन था, वही कंकरेंट लाइन वाला क्वेश्चन है, इजी हमने सोल्व कर दिया। उसके बाद ये देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बच्चों आ जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तो चीज होती है। इसकी रेंज कैसे निकालते हो आपको पता है, जब ऊपर नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधा आप क्या किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्या बना दो, क्वाड्रेटिक। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसकी क्या निकाल दो, डी को क्या पुट कर देना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद होना चाहिए, देखो डायरेक्ट तभी पेपर में क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो बस आपको लिखना है, अब तो क्वाड्रेटिक बना लो एक्स के अंदर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2xy प्लस 7y, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आ रहा हूँ, इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म को इकट्ठा करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा है ना, एक्स की टर्म को इकट्ठा करो और कॉन्स्टेंट टर्म को इकट्ठा करो। अब ये आ गई, ये बच्चों इसका डी को क्या पुट कर दो 0, क्योंकि एक्स को अगर आप रियल रखना चाहते हो तो डी क्या होना चाहिए इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी यानी कि 2 इंटू वाई प्लस 1 बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सोल्व कर लो, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2y -4y माइनस के 4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, पहले y से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं दूसरी ब्रैकेट की, y से करोगे तो कितना आएगा 7y स्क्वायर माइनस के 5y, और -1 से करोगे तो -7y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व कर लो बस, 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4, या ऐसे करो ना, 4 कॉमन लेके तो कैंसिल ही कर दो है ना, ये 4 से 4 तो बच्चों काट ही दो, इसका क्या काम है, पॉजिटिव नंबर है ये तो अब सोल्व कर लो, देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 7y स्क्वायर -12 है तो ये +12y हो जाएगा, और -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस के 6y स्क्वायर प्लस 14y -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें से -2 कॉमन ले लो है ना, -2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस के 7y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 को हटाओगे, आपको पता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो बस अब क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 6 फैक्टर बन गया ना, माइनस के 6y और माइनस के y, 3y कॉमन लोगे तो क्या बच गया y -2, -1 कॉमन लोगे तो y -2, तो y -2 इंटू 3y -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई बताओ, 1/3 से लेकर 2 आ गई है ना। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपका ये आंसर है ना, इस पे विश्वास मत करना, उसके लिए मैंने आपको हमेशा एक रूल बताया है। जो ये x में आपने क्वाड्रेटिक बनाई थी, इसके ऊपर आपको पता है क्वाड्रेटिक में बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 नहीं हो सकता, y माइनस, देखो y की वैल्यू 1 अगर हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। क्या y इज इक्वल टू 1 इस रेंज में है, बिल्कुल है ना, 1/3 से बड़ा और 2 से छोटा होता है। तो आप क्या किया करो, जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन रहा है, आप एक बार बच्चों चेक किया करो उस वैल्यू को, है ना, कि वो रेंज में आएगी कि नहीं आएगी। अगर y की वैल्यू 1 पॉसिबल है तो बच्चों क्या है, ये रेंज में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पॉसिबल का क्या मतलब, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर बच्चों y को क्या पुट करो आप 1, y की जगह 1 पुट करो कि y की वैल्यू 1 आ सकती है कि नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या, y को जैसे ही मैं 1 लिखूंगा, अगर यहां से मेरे को कोई x रियल मिल गया तो मैं कह दूंगा यस y इक्वल टू 1 पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। बस सिंपल सी बात यही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया है ना, -2x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस में 7। तो यहाँ से देखो x आएगा है ना, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1/2, और जो कि एक रियल नंबर है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं x को -1/2 डाल दूंगा ना बच्चों तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मतलब y 1 रेंज में है क्योंकि x की वैल्यू -1/2 तो डाल ही सकते हैं, x क्या है बच्चों, एक रियल नंबर है। तो रेंज बच्चों ये आ गई, और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर ये x की वैल्यू यहाँ से बच्चों रियल नहीं आती तो हम इसमें से 1 को हटा देते, तो क्या 1 को हटा देते तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया बताओ, y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 2, ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उसके बाद आ जाओ, अब देखो ये जो 41st क्वेश्चन मैंने करवाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसके थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूँ। जैसे अभी हमने जो रेंज निकाली ना, वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की निकाली है ना, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के ऊपर थी, नीचे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r टाइप की है। इसकी रेंज मान लो बच्चों क्या आई, x आई है ना।
क्या आई, एस सेट क्या था बताओ, इस क्वेश्चन में एस सेट को आप क्या बोलोगे, ये रेंज आई थी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे बच्चों x की जगह कोई फंक्शन आ जाए, कोई एच एक्स आ जाए, यानी कि a इंटू एक्स की जगह बच्चों x का कोई फंक्शन है जिसको मैंने एच एक्स बोल दिया है ना, b इंटू एक्स की जगह एच एक्स आ जाए, नीचे भी और ऊपर भी, तो उसकी रेंज भी बच्चों सेम आएगी, उसकी रेंज भी सेम आएगी। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, वो कब आएगी, जब जो फंक्शन एच एक्स है ना बच्चों, वो सारी की सारी रियल वैल्यू ले सकता है। क्या कहता है देखो, अगर इसकी रेंज एच है तो एच एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जो सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब उसके ऊपर कोई, उसकी रेंज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे साइन की रेंज में रिस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है। तो ये कहता है इस फंक्शन की जो रेंज होगी ना बच्चों, वो भी एस होगी। जैसे मान लो x की जगह मैंने 10x लिख दिया, 10x आपको पता है बच्चों सारी वैल्यू ले सकता है, तो आप ये बताओ, ये कंडीशन है जैसे 41st क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसकी रेंज निकालनी है, तो मैं ये कहता हूं आप 10x की जगह यहाँ पे x रिप्लेस कर दो, 10x को किससे रिप्लेस कर दो, x से रिप्लेस कर दो, तो जो इसकी रेंज आएगी ना, इस फंक्शन की बच्चों जो रेंज आएगी, और इसकी रेंज तो अभी हमने निकाली है, वो क्या आई थी, 1/3 से लेके 2 आई थी, तो इसकी रेंज भी बच्चों 1/2 से लेके 1/3 से लेके 2 ही आएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने अभी आपको रूल बताया ना, ये वाला रूल यही तो कहता है कि अगर इस फंक्शन की रेंज s है तो इसमें x की जगह आप hx को रिप्लेस कर सकते हो, तो इस फंक्शन की रेंज भी s ही होगी। बस कंडीशन ये है कि hx सारी वैल्यू एक्सेप्ट करे, और ये 10x जो है बच्चों, इसकी वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं, 10 की रेंज तो क्या होती है, -∞ से +∞ होती है, ऑल रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 1/3 से लेके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दिखे और आपको 10x दिख जाए, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यही वाला मेथड लगा सकते हो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये नई चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद दो पॉजिटिव नंबर का बच्चों एम जीएम एचएम कैसे निकालते हैं, ये सारी आपको बातें पता है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कहता है, इफ द हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसके रूट बच्चों क्या बोल दो आप, अल्फा और बीटा। तो हार्मोनिक मीन बताओ, हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और ये हार्मोनिक मीन क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 4 दे रखा है ना, और b की वैल्यू निकालनी है, एल 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला ही रख दो, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है c/a, और सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है -b/a। ठीक है, a से a कट गया तो माइनस के 2c अपॉन b आ गया 4, तो 2 भी काट दो बच्चों, माइनस के c अपॉन b, तो यानी कि माइनस के c इक्वल टू क्या आ गया 2b, वैल्यू रख दो। अच्छा यहाँ पे मैं a b को कैपिटल मान लेता हूँ है ना, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि b क्वेश्चन में भी दे रखा है ना मेरे को, बी मेरे को क्या दे रखा है बच्चों, एक क्वेश्चन में दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, और अपॉन सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, ये होता है, a से a कट गया, 2c अपॉन माइनस के b, 2 से 2 भी काट दो, तो माइनस के c अपॉन b, तो बच्चों माइनस के c इक्वल टू क्या आ गया 2b, माइनस c कितना है बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि 8 प्लस में 2√5 इक्वल टू 2 इंटू बी कितना है इस क्वेश्चन में -b है ना, ये तो माइनस से माइनस काट दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो b कितना आ गया बताओ, 8 प्लस 2√5 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस में √5, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 प्लस √5, ऑप्शन नंबर डी आ गया है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। हार्मोनिक मीन निकालने का सिर्फ फॉर्मूला मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये भी बच्चों आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आपको ए की वो सारी रियल वैल्यू बतानी है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना उनके साइन अपोजिट हो। बच्चों अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स का साइन अलग अलग है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आती है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगी, लेस देन 0। एक नंबर 2 है, एक नंबर -3 है, तो उनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, यानी कि a² -3a प्लस 2 अपॉन 3 लेस देन 0, तो 3 तो बच्चों पॉजिटिव नंबर है, उसको तो रिजेक्ट कर दो, लेस देन 0 फैक्टर बना लो, a-2 a-1, तो a की वैल्यू कहां से कहां तक आती बताओ, 1 से लेके 2, a बिलोंग्स टू ओपन 1 to 2, ऑप्शन नंबर सी आ गया। 44th क्वेश्चन में देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या कहता है, p और q डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से है ना, p और q बच्चों अलग अलग भी है और प्राइम नंबर भी है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो डिस्टिंक्ट है एक तो, और एक पॉजिटिव है और एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल रूट्स है। तो आपको p और q की समझो वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना, x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। कभी भी बच्चों अजीब क्वेश्चन आ जाए ना, पॉजिटिव रूट इंटीग्रल रूट, आप ना रूट निकाल लिया करो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या होती है -b, यानी कि p प्लस माइनस p² -4q अपॉन 2 आ गया है ना। अब आपको ना दो तीन चीजें ध्यान रखनी है,
एक तो पी और क्यू को जो भी आप कंसीडर करोगे प्राइम नंबर होने चाहिए, एक अलग अलग होने चाहिए, और एक ऐसे होने चाहिए कि इसकी जो वैल्यू आए अब एक्स की वो पॉजिटिव भी आए और इंटीजर भी आए। तो ये आप ऐसे सोचो, पी स्क्र माइनस 4 क्यू के ऊपर आप ध्यान रखो, है ना, ये रूट वाली टर्म, ये आपको पता है ये क्या आनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की स्टार्टिंग में कहां से कर देता हूं बच्चों, 1 से कर देता हूं, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। आप कहोगे सर जीरो से क्यों नहीं कर रहे, भाई जीरो अगर कर दिया, अगर डी जीरो हो गया तो बच्चों रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल। लेकिन ये रूट्स क्या कहता है बच्चों, इसके पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप मेरे को कोई ऐसी वैल्यू बता दो बच्चों पी और क्यू की सोच के, जो अलग अलग भी हो, प्राइम नंबर भी हो, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मेरे को क्लियर दिख रहा है बच्चों, पी की वैल्यू क्या आएगी 3 और क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 2। पी को जैसे ही 3 रखूंगा, क्यू को जैसे ही 2 रखूंगा, तो बच्चों ये 1 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप चेक करो कि क्या इससे जो एक्स की वैल्यू आएगी, इसके अंदर बच्चों पी को 3 और क्यू को 2 पुट करके एक्स की वैल्यू देखो, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या पी की जगह 3 और ये तो वैल्यू बच्चों 1 थी, और ये 2 देखो 4/2 और 2/2, और ये देखो डिस्टिंक्ट भी आ गए बच्चों दोनों रूट, और दोनों रूट के आगे पॉजिटिव भी आ गए। इसका मतलब ये जो चीज हमने सोची थी पहले स्टेप के अंदर, ये क्या है, करेक्ट है। तो अपना आंसर कितना आ गया, 3 + 2 यानी कि 5। पी प्लस क्यू का आंसर कितना आ गया बच्चों, 5। बहुत शानदार क्वेश्चन था, इजी तरीका मैंने आपको समझा दिया। 45th क्वेश्चन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इन दो टर्म के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है, ये मोड एक्स की पावर 3/5 है, ये मोड एक्स की पावर 6/5 है। तो मोड एक्स की पावर 3/5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो वो मोड एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो ये 6/5। तो इसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ, एक बार y पुट कर लेता हूँ, तो ये क्या बन गया, y का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, -26y -27। तो फैक्टर बना लोगे, y -27 और y + 1, तो y की दो वैल्यू आ गई, -1 और 27। तो y की जगह क्या लिख दो, मोड एक्स की पावर 3/5 और मोड एक्स की पावर 3/5। अच्छा मोड एक्स की पावर, मोड की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मोड एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 27, 3/5 उधर आके क्या हो जाएगी बच्चों 5/3। इसको 3 का क्यूब लिख दो, तो ये कितना आ गया 3 की पावर 5 आ गया। तो मोड एक्स की वैल्यू 3 की पावर 5 है, तो एक्स कितना आ गया +-3 की पावर 5। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 3 की पावर 5 और एक -3 की पावर 5। आपको क्या निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स निकालनी है। तो इन दोनों की क्या कर दो बच्चों, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट क्या होती है, 3 की पावर 5 की मल्टीप्लाई कर दो -3 की पावर 5, माइनस तो रहेगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो -3 की पावर 10 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। 46 क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है नॉन रियल रूट का सम निकालना है। पहले तो ये देखो नॉन रियल रूट का सम निकालना है, तो इस तरह की इक्वेशन को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो गंदी इक्वेशन बन जाएगी। देखो x² + x दोनों के अंदर है, तो एक बार के लिए x² + x को क्या मान लो बच्चों, y मान लो, t मान लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा बताओ, y - 2 इंटू y - 3 इक्वल टू क्या आ गया 12। इसकी फैक्टराइजेशन करके y की दो वैल्यू निकाल दो, -5y + 6 और -12। तो y² - 5y - 6 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओगे बच्चों क्या बनेंगे, y - 6 y + 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई है ना, -1 और 6। y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, -1 और 6। y को क्या माना था आपने, x² प्लस में x माना था, y को क्या माना था, x² प्लस में x माना था। तो इसको ध्यान से देखो, अब यहां से एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन बच्चों ये बन गई, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको बच्चों नॉन रियल रूट का सम निकालना है। यहां से तो जो रूट आएंगे वो रियल आएंगे, क्योंकि ये तो डी क्या है बच्चों, इसका पॉजिटिव है, तो यहां से तो कोई रियल नॉन रियल रूट आएगा नहीं, है ना। यहां से आपको पता है बच्चों दोनों के दोनों रूट क्या आएंगे, इसके नॉन रियल आएंगे। क्यों, क्योंकि इसके रूट क्या होते हैं आपको पता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का क्या निकालना है आपको, सम ऑफ रूट्स बता दो आप मेरे को, क्या होगा -b/a कह लो, या फिर इन दोनों रूट्स को ऐड कर दो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, वो भी -1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, -1, क्योंकि यहां से तो बच्चों नॉन रियल रूट आएंगे नहीं। ये पूछता है नॉन रियल रूट का सम, तो इससे कुछ नहीं आएंगे नॉन रियल रूट, इससे दो आएंगे, है ना, एक ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों का सम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये आपसे पूछा गया था 47th क्वेश्चन में। इसमें क्या कहता है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए की वो वैल्यू बताओ जिससे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अज्यूम द लिस्ट वैल्यू। मतलब ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, x² - a - 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ a + 1 इक्वल टू 0। इसके रूट अगर बच्चों अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यानी कि a - 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। ये लिख दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, +4 - के 4a
और प्लस 2a प्लस में क्या आ गया बच्चों 2, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 6। आपको ये कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन निकल के आई है ना बच्चों एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको एक बार के लिए क्या मान लो y मान लो, इसकी वैल्यू लिस्ट होनी चाहिए। तो एक ही ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये लिस्ट हो जाए। तो बताओ ग्रेटेस्ट या पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए उसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों, जीरो पुट कर दो। तो 2a माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपसे लिस्ट वैल्यू नहीं पूछी, एक ही वो वैल्यू पूछिए जिससे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिस्ट हो जाए। तो आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक में लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम होती है। या आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, 2 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव 2 आ गया तो मतलब इस y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लिस्ट आएगी। कहाँ पे आएगी, एट a इज इक्वल टू 1, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, एक ही वो वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो बच्चों, मिनिमम हो। क्वेश्चन नंबर 48, ये हमने सेम क्वेश्चन अभी किया ही था। आपको के दे रखा है और आपको रेंज बतानी है के की, तो मतलब के बोल दो इसको या वाई बोल दो, है ना, एक ही तो बात है। तो वाई बोल दिया मैंने एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ये तो बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने किया था, रेंज निकालना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्र कॉमन लोगे क्या बनेगा, वाई माइनस 1 प्लस वाई कॉमन लोगे एक्स प्लस 1, और प्लस 1 से माइनस 1 तो आई थिंक कट गया है ना, ये तो क्या आ गया जीरो। देख लो एक बार, सही किया है कि मैंने कैलकुलेशन, ये प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, प्लस 1 ये y आएगा, है ना, ये y आएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये y आएगा, तो ये इक्वेशन आगे भी बढ़ेगी ना, प्लस में y माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब इसके d को क्या पुट कर दो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 1 इसके अंदर मेरे को, मैंने क्या कर दिया, मेरे को क्वाड्रेटिक बनानी थी किसमें, x में ना, x में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ तो x कॉमन लोगे ना, x कॉमन लोगे तो क्या आएगा y प्लस में 1 और प्लस y माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब d को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 और इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्क्वायर खोल दो बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के 4, और ये क्या बन गया वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वाई स्क्वायर में से 3y, ये माइनस के 3y स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2y और प्लस में क्या हो जाएंगे बच्चों 8y, और 1 में से 4 गए माइनस के 3। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बच गया बताओ 3y स्क्वायर और माइनस के 10y प्लस के 3। अब आपको पता है नेगेटिव नंबर हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। फैक्टर बना लो, इसके तो फैक्टर बने हुए हैं, माइनस के 9y और माइनस के बच्चों क्या बन जाएंगे y बन जाएंगे। 3y कॉमन लोगे तो y माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लोगे तो y माइनस 3। तो आंसर क्या आ गया अपना, y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/3 से लेके 3 आ गई है ना। लेकिन मैंने कहा था भरोसा मत करना, अभी फाइनल आंसर मत देना। अभी ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी ना आपकी क्वाड्रेटिक, इसके अंदर बच्चों y की वैल्यू 1 देखो, चेक करो हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, और y को 1 पुट करोगे तो आप देखो ये चीज ऐसी आ जाएगी क्या, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। और हाँ यहाँ से x की रियल वैल्यू बच्चों आ जाएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी वो रियल होनी चाहिए बस, ठीक है। तो x को जीरो पुट कर दूंगा मैं, जैसे ही x को जीरो पुट कर दूंगा तो बच्चों देखो y क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, इसका मतलब y 1 भी पॉसिबल है, तो मतलब ये ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1/3 से लेके 3 तक आ जाएगी। 48 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। 49 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी तीनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स इस इक्वेशन के क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बच्चों बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, तीनों जो भी कंडीशन दे रखे हैं ना आप उसको फुलफिल करवा दो। ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, आप ए बी सी तीनों को क्या मान लो 1 मान लो, है ना, पॉजिटिव है। ये तो कहीं नहीं रखा कि डिस्टिंक्ट है कैसे है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन के रूट तो आपको पता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ओमेगा क्या होता है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, ये क्या होता है -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। तो देख लो कौन सी इक्वेशन बच्चों है, कौन सी ऑप्शन ट्रू है। दोनों रूट्स रियल होंगे, गलत। नेगेटिव रियल पार्ट देखो, इसका रियल पार्ट कितना है -1/2, इसका रियल पार्ट भी -1/2, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। दोनों के रियल पार्ट क्या है बच्चों नेगेटिव है, रैशनल नंबर नहीं, रैशनल थोड़े है ये कहोगे रैशनल, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी रैशनल होते ही नहीं। नन ऑफ दीज, ये भी गलत, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा बच्चों इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको चारों रूट के मैग्नीट्यूड निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकालना है, ठीक है। तो देखो मेरे को ये दिख रहा है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 4, इसको एक बार के लिए मैं नया वेरिएबल बोल देता हूँ, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या मान लो वाई मान लो। तो ये क्या हो गया वाई स्क्र प्लस में 3x वाई प्लस 2x स्क्र, है ना, इसकी तो फैक्टराइजेशन हो रही है सिंपल,
इसको क्या लिख दो आप 2xy प्लस में xy लिख दो है ना, और प्लस में क्या है ये 2x² इक्वल टू 0, y कॉमन ले लो तो y प्लस 2x, और यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लो तो ये भी क्या बन गया y प्लस में 2x। तो y की मेरे को दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, एक तो -2x और एक y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -x, लेकिन हमने तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की जगह क्या रख दो आप x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू -2x, और y की जगह क्या लिख दो x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू -x। बच्चों एक तरफ कर लो x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया क्या, ठीक है, और ये x² प्लस में 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। अच्छा मेरे को ये लग रहा है दोनों इक्वेशन के रूट जो है ना वो क्या आएंगे बच्चों आपके, दोनों इक्वेशन के रूट नॉन रियल आएंगे है ना, क्योंकि दोनों का डी क्या है नेगेटिव, और हमें तो रूट निकालने हैं, पहले रूट निकालने हैं, तो x की वैल्यू निकाल दो ना -b प्लस माइनस b² यानी कि 9 माइनस 4ac यानी कि 16/2a, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस माइनस 7 आइटा बाई 2, x की दो वैल्यू आ गई, x की यहाँ से वैल्यू, तो किसने ये थोड़े बोला कि रियल रूट है, ये रूट्स बस है, रूट्स निकालने हैं अपने को, रूट्स निकाल दिए b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -2 प्लस माइनस माइनस के 12, तो यानी कि 2√3 आइटा लिख दूं क्या, 2 से डिवाइड कर दो -1 प्लस माइनस √3 आइटा। तो बताओ बच्चों x की कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई, तो x की जो 4 वैल्यू आई वो क्या आई -3 प्लस 7 आइटा बाई 2 -3 -7 आइटा बाई 2, और वैल्यू क्या आई आपकी -1 प्लस √3 आइटा और -1 माइनस √3 आइटा। ये बच्चों चारों वैल्यू आ गई, मैं चारों को नाम दे देता हूँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मेरा जो आंसर है वो सबका क्या है मोड है, और आपको पता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड आप कैसे निकालते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा आप ये बताओ इसका मोड और इसका मोड सेम होगा क्या, बिल्कुल ही सेम होगा, और इन दोनों का मोड क्या होगा सेम होगा, तो मैं एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसका मोड क्या होगा बताओ 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 49, और नीचे क्या होगा बच्चों 4 भी तो होगा ना, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है समझ गए, और इसका क्या कर दो, अपने को क्या निकालना है इनका सबका मोड निकालना है, मैं ऐसे करता हूँ मोड ऑफ अल्फा निकाल लेता हूँ अलग से, माइनस के 3/2 अल्फा कितना है देखो -3/2 प्लस में ये 7 था क्या, एक बार ये चेक करें तो मैं 3 और +4 और इक्वल टू क्या आ गया -2x, तो b² माइनस 4ac करोगे -7 √7 आएगा ना, सॉरी मैं ये 7 नहीं, ये कितना आएगा √7 आएगा, और ये 12 टू √3, हाँ ठीक है, तो ये 7 नहीं आएगा, कितना आएगा बच्चों √7 आएगा, सॉरी ये √7 आ जाएगा। तो बस अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों इन दोनों का मोड क्या है सेम, और इन दोनों का मोड क्या है बच्चों सेम, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर का मोड निकाल देता हूँ, इसका मोड बता दो, इसका मोड अपना कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4, और इसका 7/4, इसका क्या आएगा रूट भी आएगा है ना, यही तो आएगा। अच्छा इसका भी दोनों का मोड सेम है, तो बच्चों एक का मोड बता दो आप मेरे को -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बस ये अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा 16/4 यानी कि 4, और ये कितना आ गया 4, तो √4 कितना होता है बच्चों 2, और ये भी कितना आ गया आपका 2, तो 4 + 4 8 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमने सेकंड लेक्चर के अंदर अपने 26 से लेके 50 क्वेश्चन पूरे सोल्व कर दिए। होमवर्क की शीट बच्चों मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा 25 क्वेश्चन की, और जिन 3 बच्चों ने मेरे को होमवर्क सोल्व करके बच्चों 25 के 25 क्वेश्चन 3 बच्चों ने सोल्व करके भेजे, एक बच्चे के मतलब 2 या 3 क्वेश्चन में डाउट थे, इस तरह से मतलब तीनों बच्चों ने, मैंने इतना अच्छा लगा देख के कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा उन्होंने प्रॉपर्ली सोल्व करके अच्छे तरीके से सोल्व करके भेजे है ना, तो वेरी गुड, इसी तरह से बच्चों लगे रहे। बाकी बच्चे जो सोल्व नहीं कर रहे मेरी बात को मान लो, 2-3 महीने बच्चों अच्छे से मेहनत कर लो इस सीरीज के ऊपर, मैं कहता हूँ आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा ना, इस तरीके से मेहनत करोगे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, प्रैक्टिस भी करोगे, और मेहनत करने की आपको बच्चों आदत भी लग जाएगी। जो आप कहते हो ना जेईई मेंस का पेपर हमें टफ लगता है या पेपर टफ आता है बच्चों, वो टफ आपको इसलिए लगता है कि आपने कभी तैयारी तो की नहीं ना मैथ की, आप तो बस 5-6 घंटे का वन शॉट सुन के और आप ये समझ लेते हो कि हमने चैप्टर पूरा कर लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, लेकिन बच्चों वो सिलेबस पूरा या चैप्टर पूरा नहीं होता। सिलेबस पूरा आपको क्या पता भाई सिलेबस पूरा हो गया, आपको पता ही नहीं ना कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे कैसे होते हैं, वो कब पता लगेगा जब आप रिगरस प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज सोल्व करोगे, तब आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यूज की सोल्विंग के अंदर किन किन कॉन्सेप्ट का कैसी कैसी कैलकुलेशन का यूज होता है। ठीक है, और वो कब सीखोगे, इस सीरीज से बच्चों आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे बाकी अगले 25 क्वेश्चन, और तब तक बच्चों आप एक दिन का टाइम लेके पूरा होमवर्क ये सोल्व करो।